हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डी व एफ उपकोष के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले लास्ट वीडियो में हमने डी उपकोष के तत्वों के बारे में संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे अब एफ उपकोष के तत्वों के बारे में। ठीक, अच्छा देखो क्या है, आप एडिंग डालोगे एफ उपकोष के तत्व, एफ उपकोष के तत्व। हम ये कहें कि भाई एफ उपकोष जो अपने सिलेबस में है या हमें पढ़ना क्या है एफ उपकोष में, हमें एफ उपकोष में पढ़ना है कि एफ उपकोष के तत्व कौन कौन से हैं, कितनी श्रेणियां हैं, फिर हम इनके बारे में, इनके जो गुण हैं, जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए, इनका चुंबकीय गुण हो जाए, इनके ऑक्सीकरण अवस्था हो जाए, फिर हम 4F और 5F श्रेणियों में तुलना देखेंगे, समानता देखेंगे। इतना सब कुछ हमें 4F उपकोष के तत्वों के बारे में पढ़ना है। अच्छा देखो क्या है, यदि हमसे कोई परिभाषा पूछी जाए एफ उपकोष के तत्व क्या होते हैं, तो हम कहेंगे वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है। अच्छा देखो क्या है, हम यदि दूसरे शब्दों में एफ उपकोष की परिभाषा देना चाहें तो मुख्य क्वांटम संख्या के हिसाब से हम देना चाहें, मुख्य क्वांटम संख्या यदि मान लो हमने कितनी मान ली 7, तो मुख्य क्वांटम संख्या 7 है, तो ये 7 मान जैसे एस उपकोष के लिए होता है ना, तो डी उपकोष के लिए इसके जो संगत आता है एक कम आता है, यानी n-1 किसके लिए आता है, डी के लिए, तो 6d आता है। और एफ उपकोष के लिए 2 कम आता है, क्या आता है, 2 कम, यानी क्या आएगा, 7 से 2 कम, यानी क्या आएगा, 5F। ये बात एक कम क्यों है डी उपकोष के लिए, 2 कम क्यों है एफ उपकोष के लिए, इसका अध्ययन हमने पिछले लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो हम ये कहेंगे कि अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन जो एफ उपकोष में जाता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के हिसाब से NF में न जाकर कहाँ जाता है, n-2 एफ उपकोष में जाता है। तो परिभाषा अपनी क्या हो जाएगी, वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकोष में जाता है। ठीक, अच्छा देखो क्या है, अब एफ उपकोष में जो तत्व है ना, एफ उपकोष में तत्व रहते हैं कुल 28, और ये 28 तत्व 2 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। एक श्रेणी होती है 5F और एक श्रेणी होती है 4F। 5F श्रेणी को तो हम कहते हैं एक्टिनाइड, क्या कहते हैं, एक्टिनाइड, और इसे हम कहते हैं लेंथेनाइड। इन्हें लेंथेनाइड क्यों कहा गया है, इन्हें एक्टिनाइड क्यों कहा गया है, इनका अध्ययन हम जब लेंथेनाइड एक्टिनाइड पढ़ेंगे तब कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि 2 श्रेणियां हैं 4F और एक क्या है 5F, दोनों ही श्रेणियों में कुल 14 तत्व आते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ से 4F तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी से हमें ये पूछ लिया जाता है कि एफ उपकोष तत्वों के 2 नाम हैं, एक तो है ये दुर्लभ मृदा तत्व या दुर्लभ मृदा धातु, और एक है अंतः संक्रमण तत्व। तो देखो क्या है, 2 शब्द मिलते जुलते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। एक तो होता है दुर्बल, उसका मतलब होता है कमजोर ये, और एक होता है दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब कभी कभी मिले। ठीक है, हम बोलचाल में सामान्य भाषा में भी कहते हैं भाई दर्शन दुर्लभ हो गए, इसका मतलब क्या है, वो कम ही मिलता है। तो इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये प्रारंभ में इन्हें प्राप्त किया गया, तो जब इनको प्रारंभ में प्राप्त किया गया तो इन्हें एक तो मृदा से प्राप्त किया गया था। कहाँ से प्राप्त किया गया था, मृदा से। और कोई भी तत्व जो मिलता है कहीं भी, तो जहाँ से वो मिलता है, जिसे हम खान कहते हैं, तो जहाँ से वो मिलता है या धरातल में कहीं भी मिल रहा है, तो वो ये देखा जाता है कि वो सामान्यतः मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। इसका मतलब यदि आप खोजने गए, आपको मान लो स्केडियम कहीं मिल रहा है या कोपर कहीं मिल रहा है, तो केवल कोपर या केवल स्केडियम नहीं मिलता है, वहाँ उसके साथ कुछ और तत्व भी जुड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं, अयस्क। ठीक है, सेम वैसे जब ये मृदा से मिलता है तो यह ऑक्साइडों के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है, ऑक्साइडों के रूप में मिलता है, यानी इसके जो अयस्क हैं किनके, एफ उपकोष के तत्वों के, वो सामान्यतः ऑक्साइडों के रूप में है। एक बात तो होगी मृदा से मिल रहा है इसलिए इन्हें मृदा तत्व कह रहे हैं। दूसरा ये क्या है, ये बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, दुर्लभ मृदा तत्व। तो हम क्या कहेंगे आमतौर में, हम ऐसे कहेंगे कि ये तत्व बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं तथा ये मृदा में उनके ऑक्साइडों के रूप में मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहे हैं, दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। दूसरा है, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं,
ये अंतः संकरण तत्व क्यों कहते हैं ये हम बाद में सीखेंगे। पहले हम देखें कि इनकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या है अपकोष के तत्वों की। जब हम इनकी आवर्त सारणी में स्थिति के बारे में पता लगा लेंगे तब हमें ये पता लग जाएगा कि इन्हें हम अंतः संकरण तत्व क्यों कहते हैं। तो देखना क्या है, हम अब अपनी आवर्त सारणी बनाएंगे। यहाँ हम पूरी आवर्त सारणी न बनाकर केवल सामान्य रूप से जो आवर्त सारणी हमें दिखती है वैसे बनाएंगे, जिससे हमें इस बात का आइडिया हो जाए कि अपकोष के तत्व इस आवर्त सारणी में स्थित कहाँ हैं। अपनी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से है। यहाँ आवर्त सारणी में ये एस उपकोष के तत्व हैं, यहाँ आवर्त सारणी में पी उपकोष के तत्व हैं, और ये जो पूरा बच गया ये अपना किसका है, डी उपकोष के तत्व हैं। आवर्त की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आवर्त चल रहे हैं। अच्छा, अब हम ये देखें कि डी उपकोष के तत्वों को हम कह रहे थे संक्रमण तत्व। क्या कह रहे थे, संक्रमण तत्व। अच्छा भाई, एस भी हो गया, पी भी हो गया, डी भी हो गया, तो अपना एफ उपकोष है कहाँ। तो एफ उपकोष के तत्व देखो जो 2 श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी तो इस लैंथेनम के पीछे होते हैं कुल 14 तत्व। इस लैंथेनम के पीछे सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जो कुल 14 तत्व होते हैं इस लैंथेनम के पीछे रहते हैं। और जो एक्टिनियम के पीछे रहते हैं, एक्टिनियम के पीछे रहते हैं, जो परमाणु क्रमांक 90 से 103 वाले, वो इस एक्टिनियम के पीछे रहते हैं। अब पीछे रहें या हम कहते हैं इसके साथ में है, तो देखो क्या है, जैसे हम ये कहते हैं ये लैंथेनम है। इस बोर्ड को यदि हम आगे लेके आए, इस जगह लेके आ गए, ये लैंथेनम है, उसके बाद में हैफेनियम इधर है। अच्छा, अब देखो जो कुल 14 तत्व बच गए ना, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, वो इन दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि इन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। इसका 57 है और इसका क्या है, 72। ठीक है, इन दोनों के बीच में नहीं है, नहीं इसके आगे है। तो ये है कहाँ, ये जैसे मान लो ये लैंथेनम है ना, ये लैंथेनम है, उस लैंथेनम के पीछे हैं, इस लैंथेनम के पीछे हैं। अब जब हम 2D संरचना बनाएं तो 2D संरचना जो हम बोर्ड पे बनाते हैं, रजिस्टर में बनाते हैं, तो 2D संरचना में हम इसके पीछे वाले तत्वों को नहीं दर्शा सकते, क्योंकि हम यदि देखेंगे तो हमें ये केवल सामने की सतह आपको दिख रही होगी। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है वो हमें नहीं दिखते। इसके पीछे वो सभी 14 तत्व हैं जो परमाणु क्रमांक 58 से 71 है, जिन्हें हम 4F श्रेणी या लैंथेनाइड करें, वो इसके पीछे हैं। अब पीछे तो हम दर्शा नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन श्रेणियों को ऐसे तीर का निशान लगा के नीचे लिख देते हैं। ये 4F श्रेणी, ये सीरियम से लेकर भाई ल्यूटेशियम तक जाएगी। सेम ऐसे ही ये श्रेणी जो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 103 तक जाएगी, इन्हें हम यहाँ लिख देते हैं। ये 5F श्रेणी हो गई। ये 5F श्रेणी तो एक्टिनियम के पीछे है, और ये जो कौन सी है, 4F श्रेणी लैंथेनम के पीछे है, इसलिए हम इन्हें तीर का निशान लगाकर नीचे तक ले आते हैं। अच्छा, अब देखो क्या है, अब इनकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। तो आवर्त सारणी में एक तो ये यहाँ है, एक तो ये यहाँ है ये रे, और एक ये रे। तो आवर्त सारणी की स्थिति हम बात करें कि भाई आवर्त सारणी में ये कहाँ स्थित है, तो एक तो है अपना 4F, एक क्या है 5F श्रेणी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये कौन से आवर्त में है। तो आवर्त यदि इसके लिए देखें, इसके पीछे है, तो आवर्त ये सेम हो गया। इसके लिए आवर्त क्या है, आवर्त का मान कितना है 6, इसके लिए आवर्त का मान कितना है, आवर्त क्या हो गया 7। अब हम ये कहेंगे भाई परमाणु क्रमांक इनका क्या है, या हम दूसरी बात ये देखें कि इनके लिए वर्ग क्या है। तो देखो ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये कौन सा वर्ग है, तीसरा, ये 4, तो ऐसे 18 वर्ग चलते हैं। तो इनके लिए वर्ग ये दोनों में ही समान है। वर्ग क्या है 3, और इसके लिए भी वर्ग क्या है 3। दोनों ही तीसरे वर्ग में है, दोनों ही तीसरे वर्ग में है। एक के लिए आवर्त 6 है, एक के लिए आवर्त क्या है 7 है। देख लो, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 6 है, जबकि श्रेणी क्या है
4f, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या है 7, श्रेणी क्या है 5। इसका मतलब ये इससे 2 कम है और ये इससे 2 कम है। देख लो n-2 f उपकोष में जा रहे हैं, हमने परिभाषा में भी ऐसे ही लिखा था। अब हम ये देखें कि इनका परमाणु क्रमांक क्या है, तो हम ये कहते हैं भाई परमाणु क्रमांक इसका तो होता है 58 से लेकर 71 और इनका परमाणु क्रमांक होता है 90 से लेकर 103। अब हम ये देख लें कि भाई है या नहीं है, तो देखो क्या है, एक परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का, दूसरा किसका हीलियम का, लिथियम का 3, इधर कितना आ गया 4 और 6 कितने हो गए 10, फिर 11 12, इधर कितने आ गए 18 तक, ये 19 20, या फिर हमने डी उपकोष पढ़ा भी है, ये 21 से लेकर कितने हो गए थे 30, ये एपी उपकोष में आते कितने हो गए 36, ये 37 38, ये कितने हो गए 39 से लेकर डी उपकोष कहाँ तक था 48, 49 से लेकर ये कितने हो गए 54, किस में आ गए पी उपकोष में, तो ये कितना आ गया 55, ये 56, ये लैंथेनम क्या हो गया 57। अब 57 के बाद में कुल 14 तत्व हैं जो 58 से लेकर कहाँ तक आएंगे 71 तक। अब 72 से क्या हो गया हैपेनियम, और ये मरकरी कहाँ तक आ गया 80 के बाद में कितने आ गए पी उपकोष के 6 86, ये 87, ये 88 88, ये क्या हो गया 89 हो गया। अब 14 तत्व आएंगे कौन 90 से लेकर 103 वाले कौन आएंगे 5f श्रेणी के, उसके बाद में 104, ये 112 हो गए कॉपरनीशियम, और ये लास्ट 118 तक ये तत्व हैं। तो हमने ये सीखा कि इनकी जो आवर्त सारणी में स्थिति है, इनकी आवर्त सारणी में स्थिति है वो 4f की आवर्त संख्या 6 है, वर्ग क्या है 3 है, इसके लिए आवर्त क्या है 7 है, इसके लिए वर्ग क्या है 3 है, परमाणु क्रमांक इसका 58 से 71 है, इनका परमाणु क्रमांक 90 से 103 है। अब हम अपने उसी प्रश्न में आते हैं कि 4f श्रेणी के तत्वों को अंतः संकरण तत्व क्यों कहते थे। तो चलो हम एक बात को रिवाइज करते हैं कि डी उपकोष के श्रेणियों को हम क्या कहते थे संक्रमण तत्व कह रहे हैं। अच्छा, अब 4f कहाँ है, ये डी उपकोष में है, ये भी डी उपकोष में है, इसके पीछे हैं, इसके तो पीछे हैं, और हैपेनियम से पहले हैं, सेम ऐसे ही 5f श्रेणी के एक्टिनियम के तो पीछे हैं, और रदरफोर्डियम 104 परमाणु क्रमांक वाला इसके क्या है इससे पहले हैं। तो इसका मतलब ये किस में आके रह गए, ये आकर रह गए किसमें डी उपकोष में। डी उपकोष वालों को क्या करे थे संक्रमण तत्व, तो डी उपकोष के जो अंदर आ गया उन्हें हमने क्या कह दिया अंतः संकरण तत्व। तो अंतः संक्रमण तत्व क्यों करे हैं, इनके कारण मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो कारणों में पहला तो आप क्या कहोगे डी उपकोष के अंदर है, किसके अंदर है डी उपकोष के अंदर स्थित है। दूसरा हम कारण कहेंगे ये वर्ग संख्या 3, वर्ग 3 व वर्ग 4 को जोड़ते हैं, वर्ग 4 को जोड़ते हैं। देख लो वर्ग 3 ये रहा और वर्ग 4, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं अंतः संकरण तत्व। तीसरा जो मुख्य कारण है सबसे ज्यादा मान्य और सबसे ज्यादा मुख्य कारण है वो तीसरा ही है, वो क्या है कि इनकी यदि हम परमाणु संरचना की बात करें, किनकी बात करें परमाणु संरचना की बात करें, तो परमाणु संरचना में n-2 f उपकोष के इलेक्ट्रॉन काफी अंदर स्थित होते हैं, काफी अंदर, या हम कहते हैं बहुत अंदर स्थित होते हैं, काफी अंदर स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं हम अंतः संकरण तत्व। तो हम देखें क्या वास्तव में परमाणु संरचना में काफी अंदर तक स्थित है। तो देखो परमाणु संरचना में सबसे पहले रहता है नाभिक, उसके बाहर बनते हैं कोष। कोष हमें पता है मुख्य क्वांटम संख्या जितनी होती है अधिकतम उतने कोष बनते हैं। यदि हम 4f श्रेणी के लिए कहें तो यहाँ आवर्त कितना है 6, तो कोष भी कितने बनेंगे 6 बनेंगे। ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये क्या बन गए 6, हमें पता है। हम इनके केवल बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इसका मतलब ये 54 के बाद वाला, 54 क्या आता है जीनोन, जीनोन के बाद वाला देखें तो इसमें एक तो s उपकोष है, क्या है s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। s कौन सा है जितना आवर्त का मान है उतना, इसका मतलब एक तो क्या रहेगा 6s। d क्या रहेगा, d के पास में केवल लैंथेनम में 1 इलेक्ट्रॉन गया, हैपेनियम में जा नहीं पाएंगे, क्यों क्योंकि हैपेनियम से तो पहले ही है। तो d में कितना जाएगा 1, d में कितना, इसमें 2 जा रहे हैं, d में कितना जा रहा है 1, और d में जो 1 जा रहा है, अच्छा d के लिए अब आवर्त क्या होगा, d के लिए आवर्त तो चाहिए लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, हमने अभी सीखा है जितना s के लिए उससे 1 कम, तो क्या हो गया ये 5d, और f के लिए क्या हो गया 2 कम, इसका मतलब क्या हो गया ये 4f। यदि अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें या इनकी परमाणु संरचना के हिसाब से इन्हें देखें तो 6s है,
4f के साथ में 6s है और क्या है 5d है, इसका मतलब 6s है 5d है और यहाँ क्या रहेगा 4f। भाई f कोष है, बाह्यतम कोष है इसका, लेकिन परमाणु संरचना में तो वो अंदर होगा, परमाणु संरचना में तो अंदर होगा। जैसे जैसे इसमें केवल 1s कोष रहता है, इसमें 2s 2p रहता है, तीसरे में 3s 3p 3d होता है, चौथे में क्या रहता है पहले 4s फिर 4p फिर क्या रहेगा 4d और उसके बाद में क्या रहेगा 4f, पांचवें में क्या रहेंगे 5s भी है 5p भी है 5d भी है 5f भी है, छः में क्या रहेंगे 6s फिर 6p फिर 6d और फिर क्या रहेंगे 6f तो बनता ही नहीं, 6f तो बनता ही नहीं है तो इतना ही रहेंगे 6s 6p और क्या रहेंगे 6d। अब हम देखें कि इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी उपकोष में भी, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस उपकोष में भी, 2 इलेक्ट्रॉन है, डी उपकोष में कितना है 1। अब हम लैंथेनाइडों में बढ़ेंगे या हम कहते हैं 4f श्रेणी में बढ़ेंगे, तो 4f श्रेणी का जो शुरुआती तत्व आएगा उसमें f उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2 3 4 हमें पता है f उपकोष में 7 कक्षक बनते हैं, तो कुल 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुल 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो सारे के सारे f उपकोष में भरे जाएंगे धीरे धीरे। जैसे f उपकोष में 1 आ गया 2 आ गया 4 आ गए 5 आ गए 10 आ गए 14 तक भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ भरे जा रहे हैं अंदर, जबकि कोष क्या बन रहे हैं इसके बाहर भी। तो हम कहेंगे परमाणु संरचना में n-2f उपकोष देखो ये रहा, काफी अंदर तक स्थित है क्योंकि इसके बाहर 5s भी 5d भी है और क्या है 6s भी है। तो ये इसका कारण हो गया कि इन्हें हम अंतः संकरण तत्व क्यों कह रहे हैं, किन्हें f उपकोष के तत्वों को। अच्छा अब हम देखो क्या है, अब हम 4f श्रेणी को तथा 5f श्रेणी का अध्ययन दोनों का हम अलग अलग करेंगे कि 4f श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं, 5f श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे 4f श्रेणी। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे 4f श्रेणी। एक बात तो ये है, इन्हें हम क्या कह रहे हैं लैंथेनाइड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लैंथेनाइड कह रहे हैं। इनका परमाणु क्रमांक हमने देख लिया कितना होता है, परमाणु क्रमांक इनका होता है 58 से 71। ये 4f श्रेणी है ना, ये शुरू होती है सीरियम से लेकर, सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, सीरियम से कहाँ जाती है ल्यूटेशियम तक जाती है, परमाणु क्रमांक 71 तक जाती है। ये तो है सीरियम और ये क्या है ल्यूटेशियम, क्या है ल्यूटेशियम, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जारी है, परमाणु क्रमांक 58 से 71 है। इन्हें लैंथेनाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सीरियम जो परमाणु क्रमांक सीरियम 58 है, इससे पहले जो परमाणु क्रमांक आता है वो क्या होगा 57 होगा, और 57 पर हमें पता है La आता है, La को हम क्या कहते हैं लैंथेनम। तो लैंथेनम के बाद में ये 4f श्रेणी आ रही है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है लैंथेनाइड। क्या कहेंगे कि भाई ये सभी तत्व लैंथेनम के बाद आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया लैंथेनाइड पड़ गया। इनमें कुल 14 तत्व हैं। एक बात और इनसे संबंधित हम ध्यान रखेंगे कि इसमें एक तत्व आएगा Pm, Pm के अलावा जो सभी तत्व हैं वो क्या होते हैं रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, यानी केवल एक ही रेडियो एक्टिव तत्व। ये आया हुआ प्रश्न इसलिए मेरे ध्यान आ गया, मैंने आपको बता दिया कि कोई कंपटीशन एग्जाम में आया था क्या कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है किसमें लैंथेनाइडो में, तो केवल एक है, कौन सा है Pm, प्रोमीथियम Pm। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं, इनका क्या परमाणु क्रमांक वो हमने देख लिया, इनके नाम क्या हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से है। तो देखना भाई, मैं एक सारणी बना रहा हूँ यहाँ, आप एडिंग डालोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f उपकोष का, किसका 4f का। हमें पता है हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f का लिखना है, उसके साथ में अभी हम आवर्त सारणी देख रहे थे, तो जैसे 4f शुरू होगा उससे पहले लैंथेनम जो डी उपकोष में है वो आ गया होता है। इसका मतलब कौन रहता है 5d भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा
6s भी रहेगा। 6s उससे पहले थे, 6s में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5d में कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 4f में हमें पता है f कोष में 7 कक्षक होते हैं, कुल अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब ये तो क्या आएंगे 1 से लेकर 14 तक। 5d में 2 अपवाद हैं जिनमें कि 0 इलेक्ट्रॉन भी होता है डी उपकोष से, 1 इलेक्ट्रॉन वहां से हटकर 4f में आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास 4f 1 से लेकर 14, 5d 0 या 1, 6s 2 होता है। और इससे पहले क्या आती है, जीनोन, जो परमाणु क्रमांक 54 वाला है। हम पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं लिखे, हम सीधा ही कहेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास जीनोन 4f14, 5d 0 से 1 और 6s2 इस प्रकार से होता है। अच्छा, अब हम देखें कि इन सभी को हम एक सारणी के हिसाब से कर लेते हैं। तो सारणी आप मेरे साथ बनाओगे कैसे? सबसे पहले हम बनाएंगे परमाणु क्रमांक, फिर हम लिखेंगे उनके प्रतीक। प्रतीक के बाद में एक बात और मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा, वो हम यहाँ बताएंगे इनकी ट्रिक क्या है कि इन्हें हम याद कैसे करें। उसके बाद में हम इनके देखेंगे नाम, इनके क्या देखेंगे, नाम, तथा नाम के साथ में हम इनके देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाम या हम कह दें इनके हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, देखो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f भी रहेगा, 5d भी रहेंगे और क्या रहेंगे, 6s भी रहेंगे। देखो क्या है, नाम मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, नाम नहीं तो कहीं पूछा जाता है, इसलिए नाम वैसे ही बता देंगे, केवल हमें प्रतीक ध्यान हो। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें केवल इतना पता है कि भाई जो इनके वो आएंगे क्या, परमाणु क्रमांक आएंगे, वो कितने रहेंगे, 58 से लेकर 71, 58 ये। ठीक, 58 से लेकर 71 तक हो गया परमाणु क्रमांक। अब हम प्रतीक लिखते हैं इनके। ये सीरियम से लेकर ये ल्यूटेशियम तक आते हैं। ट्रिक क्या है इनकी, देखो इससे पहले हमें पता है, इससे पहले आता है लैंथेनम। तो इसकी ट्रिक ये है, लेके परिंदे प्रेम संदेशा और गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लो। ले LAKCE सीरियम, परिंदे तो PR, ND परिंदे, प्रेम PM, SM समेरियम, और EU यूरोपियम, GD गैडोलियम, TB तब धीरे DY होगी HO, और ER तुम TM, ये भी YB लो LU। ये इनकी ट्रिक हो गई। अब हम देखें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरे। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें कुछ रटना नहीं है, मैं आपको सीधा सा तरीका बताऊंगा। सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा कि सभी में ये जीनोन आएगा, जीनोन के बाद में 4f, 5d और 6s में क्या है। उनके लिए आप ये तरीका याद रखोगे कि 6s उपकोष में हमें सभी जगह क्या कर देने हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन कर देने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कर देने हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन कर देने हैं 6s में। उसके अलावा इनमें अपवाद है क्या, डी उपकोष में पहला वाला तत्व है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जो गैडोलियम GD है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट ये ल्यूटेशियम है उसमें डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन करने हैं। क्या करना है आपको, ये में 2-2 आएंगे, सभी में कुछ नहीं करना। इसमें पहले वाले में
बीच वाले में और सबसे लास्ट वाले में, पहले बीच का और सबसे लास्ट वाला ये जो है, इनमें आपको क्या करना है, पहला बीच का और सबसे लास्ट का, इनमें क्या कर देना, एक एक इलेक्ट्रॉन, बाकी में क्या है, यहाँ सभी में 0 0 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 0 0 0 0 0, सभी में 0 0 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये ऐप कोष में कितने आएंगे ये हमें याद ही नहीं करना है कितने आएंगे, न कोई तरीका है न कोई ट्रिक है कि ऐप कोष में कितने आएंगे। हमें क्या तरीका अपनाना है वो देखना। हमें पता है परमाणु क्रमांक इसका 58 है, इसमें कितना है 59, इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे एक ज़्यादा इसमें आएगा, फिर एक ज़्यादा एक ज़्यादा एक ज़्यादा, धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो देखो 4f में कितने आ गए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया। बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 1 2 और कितने हो गए 4। अब हमें बाह्यतम कोष में कितने करने हैं 5, हमें पता है 2 आ गए तो कितने बच गए 3, 0 है तो यहाँ कितने बच गए 3, फिर 1 बढ़ाकर बाह्यतम कोष में 5 है, अब बाह्यतम कोष में 6 करेंगे तो यहाँ 4, बाह्यतम कोष में 7 करने हैं तो यहाँ क्या करेंगे 5, यहाँ 8 करने हैं तो 6, यहाँ 9 करने हैं तो कितने आएंगे 7। अब बाह्यतम कोष में हमें करने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1 3 आ गए तो कितने बच गए 7, तो इसमें कितने बच गए 7। अब बाह्यतम कोष में हमें 11 करने हैं तो यहाँ क्या रखोगे 9, 12 के लिए 10, अब यहाँ 13 करने हैं तो यहाँ क्या रखोगे 11, अब यहाँ कितने करने हैं बाह्यतम कोष में 14 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो यहाँ हम क्या रखेंगे 12। अब हमें क्या करना है, यहाँ बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं 15, तो यहाँ क्या रखेंगे 13। अब क्या करना है हमें बाह्यतम कोष में 16 करने हैं तो यहाँ क्या रखेंगे 14। अब बाह्यतम कोष में हमें 17 करने हैं तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है 6s में, एक यहाँ है, कितने हो गए 3, हमें कितना करना है 17, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 14। अब हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ ले, जैसे हमें कह दे कि यूरोपियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो देखो क्या है, जीनोन 4f में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 5d में कितने हैं 0 और 6s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अच्छा भाई देखो क्या है, मैं आपको एक तरीका और बता दूं कि हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं पता, हम कैसे बताएंगे, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, आप यदि कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ हमें पहले पेपर मिल जाता है तो उसे खोलने नहीं दिया जाता है OMR शीट लिखने से पहले, तो हम क्या करते हैं पेपर के पीछे जो पेज है वहाँ ये 4f श्रेणी के और 5f श्रेणी के, यदि केमिस्ट्री से संबंधित कोई एग्जाम है तो आप 4f श्रेणी के 5f श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया करो। एक प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जरूर आता है। देखो कई बार एक प्रश्न ये पूछा गया है कि गैडोलियम GD जिसका परमाणु क्रमांक 64 है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो हम तब बता पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा। हमें पता है यहाँ 5s में 2, d में 1 और f में कितने हैं 7, f में कितने हैं 7, d में 1 और s में कितने हैं 2, f उपकोष में कक्षक कितने रहते हैं 7, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये 7 कक्षक है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। d उपकोष में 5 कक्षक हैं,